नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूनिक जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको विदित है कि राजस्थान एपीओ की 371 पोस्ट आई हुई है और सबसे ज़्यादा पोस्टें अभी यहीं आई हुई है। इसकी तैयारी करने के लिए हमने जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उसकी शुरुआत की है, तो आप चाहे तो हमारे से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इसका पूरा ओवरव्यू और धारा 1 को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की धाराएं भी आपको मिलती रहे। देखिए, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 जो है वो 1992 का 27वां एक्ट है। इसके जो एक्ट नंबर है अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा यह 1992 का एक्ट नंबर 27 है। ठीक है। और इसके बाद जो इसको राज्यपाल की जो अनुमति मिली गवर्नर की, वो मिली 8 नवंबर 1992 को। अक्सर छात्र अनुमति की तिथि और लागू होने की तिथि में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है लागू होने की जो तिथि है कमिटमेंट डेट, यह अधिनियम के ठीक 3 दिन बाद यानी कि 11 नवंबर 1992 को लागू हुआ था। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 11 नवंबर 1992 को लागू हुआ और इसका जो विस्तार है वो पूरे राजस्थान में है, संपूर्ण राजस्थान में इसका विस्तार है। यह बहुत ही एक छोटा और स्कोरिंग एक्ट है क्योंकि इसमें कुल केवल 8 ही सेक्शन है। कितनी सेक्शन है इसमें? सिर्फ इसमें 8 सेक्शन है। अब बात करें धारा 1 की, तो धारा 1 है जैसा कि लगभग हर कानून हर एक्ट में होता है कि धारा 1 में 3 चीज़ों के बारे में बताती है। एक तो हो गया संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो शॉर्ट नेम जो है वो है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 और इसका जो विस्तार है वो ऑल राजस्थान पर है। और प्रारंभ जैसा कि आपने पहले ही पढ़ लिया, इसको 11 नवंबर 1992 को जो है इसका प्रारंभ हुआ था। अब जो है ये हमने जो अभी तक समझा है उसको हम एमसीक्यू भी इसके देखेंगे इसके साथ साथ। तो चलिए इसके एमसीक्यू भी देख लेते हैं ताकि आपको एमसीक्यू से क्या होता है कि जो एग्ज़ाम में आपको रिवीजन करने में और मार्क्स जो आते हैं वो एमसीक्यू रीड करने से आते हैं। उससे क्या आपकी जो धाराएं हैं वो आपको याद। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू। जो पहले हमने पढ़ा है उसी के एमसीक्यू है, तो आपको मेरे साथ साथ आपको भी जवाब देते रहना है। तो पहला जो सवाल है वो है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 का अधिनियम संख्या एक नंबर क्या है? आपको इसमें एक नंबर बताना है। ऑप्शन ए है 21 ऑफ 1992, 27 ऑफ 1992, 27 ऑफ 1993 या फिर 11 ऑफ 1992। तो आपको मेरे साथ साथ या मेरे से पहले ही आपको जवाब दे देना चाहिए। अपने हिसाब से आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। वैसे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 27 ऑफ 1992। ये 1992 का 27 एक्ट नंबर है। दूसरा सवाल है कि इस अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति एसेंट ऑफ द गवर्नर किस तिथि को प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए है 11 नवंबर 1992, 8 नवंबर 1991, 8 नवंबर 1992 या 27 नवंबर 1992। तो राज्यपाल की जो अनुमति थी वो जो प्राप्त हुई 8 नवंबर 1992 को। ऑप्शन सी जो है इसमें इसका सही जवाब है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के लागू होने की तिथि, डेट ऑफ कमिटमेंट क्या है? तो ऑप्शन ए है 8 नवंबर 1992, 11 नवंबर 1992, 1 जनवरी 1993 या फिर 15 अगस्त 1992। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई थी 8 नवंबर 1992, उसके 3 दिन बाद यानी कि 11 नवंबर 1992 को ये लागू हो गया था। इसके बाद जो है चौथा जो सवाल है
वो है कि इस अधिनियम का प्रादेशिक विस्तार एक्सटेंट कहाँ तक है। ऑप्शन ए केवल अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राजस्थान में, या फिर ऑप्शन बी संपूर्ण भारत में, ऑप्शन सी संपूर्ण राजस्थान में, ऑप्शन डी केवल राजस्थान के प्रमुख शहरों में। तो इसका आसान सा जवाब है संपूर्ण राजस्थान में ये जो है एक्ट लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 में कुल कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी है 15। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसमें कुल 8 सेक्शन है। और जो इसमें अंतिम जो क्वेश्चन है वो है कि इस अधिनियम की धारा 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी। तो साथियों हमने इसमें पढ़ा कि ये कहाँ पर लागू होता है। 1 नंबर क्या है, इसको राज्यपाल की अनुमति कहाँ से मिली, और जो सेक्शन 1 है वो किसका उल्लेख करता है। तो इससे हमारा जो ये चैप्टर था, ये जो पार्ट था राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम का, वो पूरी तरह से हमने इसको निचोड़ दिया है। इसमें साथ साथ हमने एमसीक्यू भी कवर कर लिया, जिससे आपको परीक्षा में आसानी होगी। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। चूंकि आपने पिछली बार में सामान्य परिचय और धारा 1 को पढ़ लिया है, इसलिए इसमें हम इसी को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और धारा जो 2 है उसमें परिभाषा है, और धारा 3 जो है वो अनुचित साधनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है। तो धारा 2 से जो है सीधे सवाल प्रारंभिक जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। जो क्लोज है, जो सब क्लोज हैं, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे। धारा 2 का जो सब क्लोज क है वो बात करता है परीक्षा केंद्र के बारे में। एग्जामिनेशन सेंटर, जिस स्थान को परीक्षा हेतु नियत किया गया हो एवं उससे जुड़ा हुआ संपूर्ण परिसर। तो सबसे पहले आता है 2 का, जिसमें परीक्षा केंद्र को परिभाषित किया गया है। कानून कहता है कि जिस स्थान को परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत यानी कि फिक्स किया गया है वह तो परीक्षा केंद्र है ही, लेकिन साथ में उससे जुड़ा हुआ संपूर्ण परिसर भी परीक्षा केंद्र माना जाएगा। तो उससे जो जुड़ा हुआ जो कैंपस है, पूरा जो संपूर्ण परिसर है, वो भी परीक्षा केंद्र में सम्मिलित माना जाएगा। उदाहरण यानी अगर कोई छात्र मुख्य परीक्षा हॉल के बाहर स्कूल की बाउंड्री के अंदर या ग्राउंड में भी नकल करते या करवाते पकड़ा जाता है, तो वह भी परीक्षा केंद्र के भीतर ही अपराध माना जाएगा। धारा 2 ख जो बात करता है सार्वजनिक परीक्षा के बारे में। इसका मतलब है कि इस अधिनियम की अनुसूची में जिन परीक्षाओं का उल्लेख है वे सभी इसमें शामिल है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई या विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित कोई परीक्षा है, भर्ती परीक्षा है, तो वो इसमें शामिल होगी। धारा 2 का सब क्लोज ग सी जो बात करता है अनुचित साधन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से परीक्षा में हर बार सवाल बनता है। परीक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा लिखित सामग्री
या मुद्रित सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की मदद से अनधिकृत सहायता लेना ही अनुचित साधन है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जैसे परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच या कोई चिट्स लेकर जाना, ये सब धारा 2 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है धारा 2 जो इसके अर्थ इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करता है। तो धारा 2 जो है वो एक सेविंग क्लोज की तरह काम करता है। यह कहता है कि जिन शब्दों को इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ निकाला जाएगा जो BNS भारतीय न्याय संहिता या पुराने संदर्भ में IPC में दिया गया था। ठीक है, ये जो डेफिनेशन क्लोज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल हर बार बनता है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। और वैसे आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 जो बात करता है कि अनुचित साधनों का प्रयोग पर प्रतिबंध। धारा 3 जो सीधे तौर पर आदेश देती है प्रोहिबिशन का, ये धारा कहती है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा। धारा 3 जो है वो प्रोहिबिट करती है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कानून ने कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह प्रतिबंध जो है सिर्फ परीक्षा देने वाले छात्रों पर ही नहीं बल्कि नकल कराने वाले बाहरी व्यक्ति या परीक्षा ड्यूटी पर तैनात किसी भी कर्मचारी पर भी समान रूप से लागू होता है। तो इसमें हमने धारा 2 और धारा 3 को अच्छे से कवर कर लिया है। अब आप सभी के लिए आज का सवाल है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा के तहत परीक्षा केंद्र को किस उपधारा में परिभाषित किया गया है। अगर आप कोई नोटबुक लेके बैठे हैं तो उसमें इसका आंसर ज़रूर लिखिए। और अब इससे रिलेटेड जो भी MCQ है उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब बात करते हैं जो सेक्शन 2 है और सेक्शन 3, इसके जो MCQs है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ हैं। तो इसको हमको ध्यानपूर्वक देखना है और साथ साथ आंसर भी देते जाना। तो पहला जो सवाल है वो है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की किस धारा में परिभाषाएं, डेफिनेशन दी गई है। सिंपल सा सवाल है और इसमें जो ऑप्शन है वो है धारा 1, धारा 2, धारा 3 और धारा 4। तो इसका बिल्कुल ही इजी आंसर है वो है सेक्शन 2 जिसमें डेफिनेशन दी गई है। और क्वेश्चन 2 जो है वो बात करता है कि इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार परीक्षा केंद्र में क्या क्या शामिल है, जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें क्या क्या शामिल रहेगा। तो ऑप्शन ए है केवल मुख्य परीक्षा हॉल, ऑप्शन बी है केवल वह कमरा जहां परीक्षा ली जाती है या ली जा रही है, ऑप्शन सी है परीक्षा हेतु नियत स्थान और उससे जुड़ा हुआ संपूर्ण परिसर, ऑप्शन डी है केवल परीक्षा केंद्र के बाहर का मुख्य मार्ग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, परीक्षा हेतु नियत स्थान और उससे जुड़ा हुआ जो संपूर्ण परिसर है वो जो है वो परीक्षा केंद्र की परिभाषा में आता है। जो तीसरा सवाल है वो है कि सार्वजनिक परीक्षा पब्लिक एग्जामिनेशन को इस अधिनियम की किस उपधारा में परिभाषित किया गया है। तो धारा 2 क, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी धारा 2 ख,
ऑप्शन सी धारा 2 ग, ऑप्शन डी धारा 2 ग। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, आप भी सोचिए। क्वेश्चन को मैं फिर से दोहरा देता हूं। सार्वजनिक परीक्षा को इस अधिनियम की किस उपधारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 2 ख। अब चौथा सवाल पूछ रहा है कि धारा 2 ख के तहत सार्वजनिक परीक्षा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए किसी भी निजी संस्थान द्वारा ली जाने वाली परीक्षा। ऑप्शन बी है अधिनियम की अनुसूची शेड्यूल में वर्णित परीक्षा जैसे आरबीएसई विश्वविद्यालय आदि। केवल प्राथमिक विद्यालयों की परीक्षा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अधिनियम के अनुसूचित शेड्यूल में जो वर्णित परीक्षाएं हैं जैसे कि आरबीएसई हो गया, विश्वविद्यालय आदि जो परीक्षाएं कंडक्ट कराते हैं वो सार्वजनिक परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बात करता है कि परीक्षा में मोबाइल, ब्लूटूथ या लिखित मुद्रित सामग्री से अनधिकृत सहायता लेना अनुचित साधन अनफेयर मीन्स कहलाता है। इसे किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2 ख, ऑप्शन बी धारा 2 ग, ऑप्शन सी धारा 3 या ऑप्शन डी धारा 2 ग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धारा 2 ग। 2C में जो है वो अनुचित साधन अनफेयर मीन्स को परिभाषित किया गया है। छठा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इस अधिनियम में जिन शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है उनके अर्थ के लिए धारा 2 के तहत किस संहिता का संदर्भ लिया जाएगा? तो ऑप्शन ए है भारतीय न्याय संहिता BNS या IPC। दूसरा है भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता BNSS यानी कि CRPC। ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA या ऑप्शन डी भारतीय भू राजस्व अधिनियम। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारतीय न्याय संहिता। तो जिन शब्दों को यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है इस एक्ट में उनके अर्थ के लिए BNS संहिता का संदर्भ लिया जाएगा। अनुचित साधनों के प्रयोग पर प्रतिबंध प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी है धारा 3, ऑप्शन सी है धारा 4 या ऑप्शन डी है धारा 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 3। धारा 3 में जो है वो प्रोहिबिट करती है अनुचित साधनों के प्रयोग को। तो ये थे इस पार्ट के जो MCQ थे इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप अपने हिसाब से भी इसको अलग से इसकी PDF या तो डाउनलोड कर लेना या फिर अपने जो सप्लीमेंट्री पेपर होता है उस पर इसको लिखते हुए याद करना ताकि आपको एग्ज़ाम में याद रहेंगे। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं धारा 4 और धारा 5 के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 4 की। तो धारा 4 जो है ये क्या कहती है? आसान शब्दों में कहे तो समय से पहले पेपर से छेड़छाड़ नहीं होगी। प्रश्न पत्र का जो अवांछित उठाना या प्रकटीकरण है उसके बारे में बात करती है। ये कहती है कि नियत समय से पूर्व कोई व्यक्ति यानी परीक्षा शुरू होने के तय टाइम से पहले कोई भी व्यक्ति ये 4 काम नहीं करेगा। कौन कौन से? एक तो प्रश्न पत्र प्राप्त करना, किसी भी गलत तरीके से पेपर अपने हाथ में लेना, ये काम नहीं करेगा। दूसरा है प्राप्त करने का प्रयास, पेपर को समय से पहले हासिल करने की कोशिश अटेम्प्ट करना भी अपराध है।
तीसरा है प्रश्न पत्र का ज्ञान। आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल रूप से जो जारी होने से पहले ही पेपर में क्या सवाल है यह जान लेना। चौथा है प्रश्न पत्र से जुड़ी सूचना देना। किसी और को भी पेपर के सवालों या उससे जुड़ी गुप्त जानकारी को शेयर करना। यानी अगर परीक्षा कल है तो आज किसी भी हालत में पेपर बाहर नहीं आना चाहिए और न ही किसी को उसकी भनक लगनी चाहिए। तो धारा 4 जो है विशेष रूप से इन 4 बातों की बात करता है। अब जो है धारा 5 कहती है कि परीक्षा कार्य से जुड़े व्यक्ति द्वारा लीकेज निषिद्ध है। यानी कि जो सीधे तौर पर उन लोगों पर शिकंजा कसती है जो परीक्षा सिस्टम का हिस्सा है, इसे कहते हैं इनसाइड जॉब को रोकना। धारा 5 साफ साफ कहती है कि जिस व्यक्ति को परीक्षा संबंधी कार्य सौंपा गया हो वह प्रश्न पत्र या उससे जुड़ी हुई सूचना का भेद प्रकट नहीं करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है जिसकी ड्यूटी पेपर प्रिंटिंग प्रेस में लगी है, या जो पेपर को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने वाली गाड़ी का जो है वो इंचार्ज है। इस गाड़ी में जो है वो पेपर आ रहे हैं और इसका ये इंचार्ज है, ये व्यक्ति सरकारी कर्मचारी जो है, क्योंकि उसे यह काम सौंपा गया है इसलिए उसकी यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह उस पेपर की गोपनीयता बनाए रखे। वह किसी भी बाहरी व्यक्ति के सामने उस पेपर का भेद प्रकट नहीं करेगा, यानी कि पेपर को लीक नहीं करेगा। अब दोनों धाराओं में जो मूल रूप से क्या अंतर है उसको हम समझ लेते हैं। छात्र जो है अक्सर कंफ्यूजन होता है कि दोनों में फर्क क्या है। इसे एक ही लाइन में आप समझ सकते हैं कि जो धारा 4 है वह सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जो समय से पहले पेपर चुराने, जानने या बांटने की कोशिश करता है। यानी कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो समय से पहले पेपर चुराने, जानने या बांटने की कोशिश करता है। और जो धारा 5 है वह विशेष रूप से उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसे परीक्षा का काम सौंपा गया, जैसे एग्जामिनर हो गया, प्रिंटर या कस्टोडियन हो गया, जिसके पास इसकी कस्टडी है पेपर की, और वह अपनी ड्यूटी का उल्लंघन करके पेपर का भेद खोलता है। तो ये थी धारा 4 और धारा 5 जो पेपर लीक के खिलाफ कानून को बेहद मजबूत और सख्त बनाती है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों धाराएं बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई भी और डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की जो पेनल्टी के बारे में बात करता है। देखिए, इससे पहले हमने धारा 4 और धारा 5 क्या होती है उसको हमने पढ़ लिया है और अच्छी तरह से समझ लिया है। तो इससे और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दंड यानी सज़ा और जुर्माने के बारे में। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उसे कितनी जेल होगी, कितना जुर्माना होगा, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम धारा 6 और धारा 6 क और धारा 7 और धारा 8 को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो पेन और डायरी निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। आप भी साथ साथ अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए, धारा 6 जो है उसको 2 अलग अलग श्रेणियों के लिए सजा है। सबसे पहले हम देखते हैं धारा 6 को, इसे 2 भागों में बांटा गया है। धारा 6 को 2 भागों में बांटा गया है इस बात पर निर्भर करते हुए कि अपराध किसने और कैसा किया है। ए है धारा 3 के तहत अपराध करने पर। यह आमतौर पर परीक्षार्थियों, स्टूडेंट या सामान्य नकल से जुड़ा हुआ है। इसमें सजा 3 वर्ष तक की जेल, इसमें कितने 3 वर्ष तक की तो जेल या फिर 2000 रुपये तक का जुर्माना। ध्यान दें कि यहाँ या लिखा हुआ है, मतलब कोर्ट दोनों में से कोई एक सजा
दे सकता है। या तो वो 3 वर्ष की सज़ा देगा या फिर 2000 रुपये का तक का जुर्माना लगा सकता है। धारा 6 में जो बी पार्ट है वो है धारा 4 और 5 के तहत अपराध करने पर, जो हमने पिछली बार में पढ़ा था, यानी कि पेपर लीक करना, समय से पहले पेपर देखना या उसका भेद खोलना। क्योंकि ये बड़ा अपराध है इसलिए सज़ा भी इसकी बड़ी है। तो इसमें जो न्यूनतम सज़ा है वो है 5 वर्ष की और अधिकतम इसमें 7 वर्ष की सज़ा दी गई है। इसके साथ साथ यानी कि जेल के साथ साथ आपको जुर्माना भी भोगना पड़ेगा। वो कितना होगा? वो 10,000 रुपये तक कोर्ट आप पर जुर्माना लगा सकती है। अब जो है वो नेक्स्ट है धारा 6 क, जो 2022 में के संशोधन से जोड़ा गया था। ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये किसके लिए? ये लागू होती है अटेम्प्ट के लिए, प्रयत्न के लिए, यानी पेपर लीक करने की कोशिश करने पर या षड्यंत्र यानी कि उसकी प्लानिंग करने पर, या तो प्रयत्न करने से संबंधित या षड्यंत्र कॉन्स्पायरेसी के लिए। कानून कहता है कि अगर आप पकड़े गए, भले ही आप पेपर लीक करने में कामयाब न हुए हो, सिर्फ कोशिश भी की है तो भी भारी सज़ा मिलेगी। सज़ा जेल वही है, जैसे न्यूनतम सज़ा 5 वर्ष की है और अधिकतम इसमें 7 वर्ष की दी गई है, जैसा धारा 4 और 5 के तहत अपराध करने पर थी। लेकिन यहाँ जुर्माना थोड़ा बढ़ा दिया गया है। उसमें जुर्माना 10,000 रुपये का था और इसमें जुर्माना 15,000 रुपये जो है वो न्यूनतम है और अधिकतम इसमें 1 लाख रुपये तक, यानी कि भारी जुर्माना है। इसमें 15,000 रुपये तो न्यूनतम है और अधिकतम 1 लाख रुपये तक जुर्माना दिया गया है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल ही आसान तरीके से समझा दी गई है। अब जो है अपन नेक्स्ट धारा, जो धारा 7 है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रोत्साहन या उकसाना, अबेटमेंट। अगली धारा है धारा 7। यह बात करती है अबेटमेंट यानी कि अपराध के लिए उकसाने, बढ़ावा देने या मदद करने वालों के बारे में। मान लीजिए कि कोई खुद पेपर लीक नहीं कर रहा है, लेकिन वो दूसरों को इसके लिए पैसे दे रहा है। ये जो पर्सन है ये खुद पेपर लीक नहीं करके किसी अन्य व्यक्ति को पैसे दे रहा है या मदद कर रहा है, तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। उसमें 3 वर्ष तक की सज़ा है या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों दे सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट है संशोधन करने की शक्ति। जो अनुसूची है उसमें संशोधन, धारा 8 जो कहती है कि अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होगी। तो इसके तहत इस कानून की अनुसूची में, शेड्यूल में जो बदलाव या संशोधन करने की जो पूरी शक्ति है वो है राज्य सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी पावर है। यानी परिस्थितियों के हिसाब से राज्य सरकार नियमों को और सख्त कर सकती है। तो ये जो पूरा एक्ट था ये यहाँ पर ख़त्म होता है। बिल्कुल ही छोटा एक्ट है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर ये यहाँ से दिला सकता है। तो इसको आप अच्छे से समझिए, बिल्कुल ही आसान रूप में मैंने इसको आपको बता दिया गया है। इस जो अपने धारा 4 से लगाकर धारा 8 तक जो MCQ है वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो MCQ सोल्व करेंगे, उससे आपका जो माइंड है वो थोड़ा और शार्प होगा और उससे आपको आसानी रहेगी। अब हम डील करने वाले हैं सेक्शन 4 से लगाकर जो अंतिम सेक्शन था धारा 8 तक, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको हम डील करेंगे। तो जो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य धारा 4 प्रश्न पत्र का अवांछित उठाना या प्रकटीकरण के तहत नियत समय से पूर्व करना निषिद्ध है। ऑप्शन ए, प्रश्न पत्र प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना, प्रश्न पत्र का ज्ञान होना, प्रश्न पत्र से जुड़ी सूचना देना, या उपयुक्त सभी।
तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। दूसरा जो सवाल है वो है कि धारा 5 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को परीक्षा संबंधी कार्य सौंपा गया हो तो उसके लिए क्या निषिद्ध प्रोहिबिटेड किया गया है? परीक्षा केंद्र में विलंब से आना, प्रश्न पत्र या उससे जुड़ी सूचना का भेद प्रकट करना, लीक करना, परीक्षार्थियों की पहचान उजागर करना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न करना। तो इसका बिल्कुल ही आसान जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, प्रश्न पत्र या उससे जुड़ी सूचना का भेद प्रकट करना निषेध है, प्रोहिबिट है। अब आ जाते हैं अगले सवाल क्वेश्चन 3 की तरफ, जो बात करता है कि धारा 4 या धारा 5 के तहत अपराध करने पर धारा 6 के अंतर्गत क्या दंड निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए, अधिकतम 3 वर्ष की सजा या 2000 तक का जुर्माना, न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष की सजा या 10,000 तक का जुर्माना। ऑप्शन सी है न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष की सजा और न्यूनतम 15,000 से अधिकतम 1 लाख तक का जुर्माना। ऑप्शन डी है 3 वर्ष तक की सजा और 5 वर्ष तक का जुर्माना या दोनों। जो क्वेश्चन 3 है इसका जो सही जवाब है वो ये है कि अगर आप चाहे तो आप भी इसका जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो इसमें जो है न्यूनतम 5 से 7 वर्ष की सजा है और 10,000 तक का जुर्माना दिया गया। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें सही है। और धारा 3 के तहत अपराध करने पर क्या सजा मिल सकती है? ऑप्शन ए है न्यूनतम 5 वर्ष की सजा, ऑप्शन बी है 3 वर्ष तक की अधिकतम सजा या 2000 तक का जुर्माना, ऑप्शन सी है 3 वर्ष तक की सजा या 5,000 का जुर्माना, ऑप्शन डी है केवल 10,000 का जुर्माना। तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, 3 वर्ष की अधिकतम सजा या 2000 तक का जुर्माना इसमें दिया गया है। अब किस धारा को वर्ष 2022 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है जो प्रयत्न या षड्यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है धारा 6, ऑप्शन बी है धारा 6 क, ऑप्शन सी है धारा 7 या ऑप्शन डी है धारा 8। तो इसमें से आपको सही जवाब निकालना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 6 क, जो 2022 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, धारा 6 क के तहत प्रयत्न या षड्यंत्र के अपराध के लिए कितना आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है निश्चित 10,000 रुपये, ऑप्शन बी है 2,000 तक, ऑप्शन सी है न्यूनतम 15,000 रुपये से अधिकतम 1 लाख रुपए तक और या ऑप्शन डी है 5,000 तक का जुर्माना या दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूनतम 15,000 से अधिकतम 1 लाख रुपए तक जो है इसमें जुर्माना दिया गया है। प्रोत्साहन या उकसाने से संबंधित अपराध के लिए धारा 7 के तहत क्या दंडात्मक प्रावधान है? तो 3 वर्ष की सजा प्लस 5,000 तक का जुर्माना या दोनों, या न्यूनतम 5 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, या ऑप्शन सी है अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा या 2,000 रुपये जुर्माना, या ऑप्शन डी है कोई सजा नहीं केवल चेतावनी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर है वो है 3 वर्ष तक की सजा और 5,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों। ऑप्शन ए इसमें सही है। इसका जो अंतिम क्वेश्चन है वो है धारा 8 के अनुसार अनुसूची में संशोधन करने की जो पावर है, पावर ऑफ अमेंडमेंट, वो किसके पास सुरक्षित होगी? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन सी है राज्य सरकार के पास, ऑप्शन डी है परीक्षा
नियामक प्राधिकारी के पास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार के पास। तो दोस्तों ये थे इस महत्वपूर्ण अधिनियम से जुड़े महत्वपूर्ण और ज़रूरी प्रश्न। आशा है कि इस संक्षिप्त और सटीक व्याख्या से आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और इस क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।